हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीता मिश्रा आज आपके सामने मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ें लेकर के आई हूँ। मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण, खासकर उस देश का सेंट्रल बैंक, उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य के आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना होता है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने और आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए धन की मात्रा का प्रबंधन करना होता है। आरबीआई खुले बाजार के संचालन, बैंक दर नीति, आरक्षित प्रणाली, ऋण नियंत्रण नीति, नैतिक अनुनयन और कई अन्य उपकरणों के माध्यम से मौद्रिक नीति को लागू करती है। मौद्रिक नीति के संबंध में केंट का कथन है कि मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलन के विस्तार एवं संकुचन की व्याख्या करने से होता है। अब हम देखते हैं कि मौद्रिक नीति के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। जिन उद्देश्यों का निर्माण करके कोई किसी भी देश का सेंट्रल बैंक देश की अर्थव्यवस्था को एवं मुद्रा संबंधी नीति को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। मौद्रिक नीति को किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया जाता है। प्राय मौद्रिक नीति के उद्देश्य देश की समस्या के अनुसार ही होनी चाहिए। देश में जिस प्रकार की समस्या है, मुद्रा को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के, बैंकिंग क्षेत्र को लेकर के, उसी प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए मौद्रिक नीति से संबंधित उद्देश्यों का निर्माण किया जाना आवश्यक होता है, तभी ये चीज़ें ज़्यादा सफल हो सकती हैं। सबसे पहला है कीमतों में स्थायित्व। कीमतों के अत्यधिक उतार चढ़ाव के कारण जब कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की स्थिति निर्मित हो जाती है, तब मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा संकुचन की दशा पैदा होने लगती है। एक सीमा से अधिक उतार चढ़ाव के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ने लग जाता है। मुद्रा में उतार चढ़ाव जब एक सीमा से अधिक होना शुरू हो जाता है तो ये देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। अतः मौद्रिक नीति को प्रभावपूर्ण बना रखकर उसमें कीमतों के उतार चढ़ाव को रोकने की दिशा की ओर प्रेरित किया जाना आवश्यक होता है। दूसरा उद्देश्य है रोजगार में वृद्धि। मौद्रिक नीति को रोजगार परक बनाकर देश में बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। कीन्स के अनुसार मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार के स्तर को ऊंचा उठाना होना चाहिए। मौद्रिक नीति के द्वारा बचत और विनियोग के सामने स्थापित करते हुए रोजगार के स्तर को अधिकतम किया जा सकता है। उद्देश्यों में तीसरा आता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में आने वाले गतिरोध को दूर करने के लिए भी मौद्रिक नीति का सहारा लिया जाता है। इसमें कीमतों के उतार चढ़ाव को रोककर, बचतों को बढ़ाकर तथा विनियोग में वृद्धि करके आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। मौद्रिक नीति में इन प्रयासों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, जिसके कारण आर्थिक विकास को अत्यधिक गति की प्राप्ति हो सके। अगला उद्देश्य है विनिमय दर में स्थायित्व। जब दुनिया में स्वर्णमान चलन में था, तब स्वर्णमान में स्वचालितता का गुण होने के कारण विनिमय दर में स्थायित्व रहता था। स्वर्णमान के पतन के बाद विनिमय दर में स्थायित्व की समस्या पैदा हो गई। पहले के समय में क्या था, सोने चांदी के सिक्के चलते थे। जितना उसका मूल्य होता था उतना ही उसमें उसका धातु, सोने चांदी जो भी धातु है उसमें लगा हुआ होता था, तो उसका स्थिर मूल्य अपने आप में स्थिर रहता था। धीरे धीरे क्या हुआ, स्वर्णमान का पतन होना शुरू हो गया। आज के डेट में देखिए, कागजी मुद्रा हमारे चलन में है, तो जितना उसका वैल्यू है, क्या वो कागजी मुद्रा में उतनी धातु का यूज किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, स्वर्णमान की समाप्ति के बाद यहाँ पे इस प्रकार की समस्याएं देखने को सामने आई। विनिमय दर पूर्णतः स्थिर नहीं रखी जा सकती, परंतु उनकी निरंतर अस्थिरता भी अनेक प्रकार की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को पैदा कर देती है। देखा जाए तो वर्तमान समय के प्रतिबिंबित मुद्रा मान के युग में विनिमय दर में उचित
स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF इंटरनेशनल मनी फंड के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की गई। अगला उद्देश्य है विकास के लिए साधनों को जुटाना। जो देश आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं या फिर जिसको हम विकासशील या अल्प विकसित देश की श्रेणी में रखते हैं, वहाँ आर्थिक विकास के लिए साधनों की कमी होती है। मौद्रिक नीति के द्वारा आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त संसाधनों को जुटाया जा सकता है। उचित मौद्रिक नीति अपनाकर आवश्यक मुद्रा और साख की पूर्ति को बढ़ाया भी जा सकता है। मुद्रा की मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करना भी मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। मुद्रा की मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करना मौद्रिक नीति के जहां महत्वपूर्ण उद्देश्यों में है। जब कभी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाती है तो क्या स्थिति निर्मित होगी? तो आर्थिक अस्थिरता की स्थिति निर्मित होना शुरू हो जाता है। इसके विपरीत यदि मुद्रा की पूर्ति मांग से अधिक होती है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। दोनों ही दशाओं में साम्य लाने की दृष्टि से मौद्रिक नीति का सफलतापूर्वक कार्य किया जाना आवश्यक होता है। ये थे हमारे मौद्रिक नीति के उद्देश्य। अब हम देखते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण। भारत में मौद्रिक नीति को आर्थिक नीति का सहायक माना जाता है। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है। रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित तथा विस्तारित मुद्रा अपनाई जाती है। इसमें दो बातें निहित हैं। पहली है, जब अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव पुनः होता है तो किसी भी समय तरलता अथवा मुद्रा की पूर्ति अत्यधिक बढ़ने से रोकना। दूसरा है, उत्पादन को बढ़ाने तथा प्रोत्साहन देने के लिए नियमित साख का प्रवाह करना, जिससे आर्थिक वृद्धि की गति को तीव्र करने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि उद्योगों एवं सेवाओं की आवश्यकता की पूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष में 2 बार अप्रैल एवं अक्टूबर में मौद्रिक एवं ऋण नीति घोषित की जाती है। ये थी हमारी मौद्रिक नीति के उपकरण। अब हम आते हैं साख नियंत्रण की विधियां। मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए गए साख नियंत्रण संबंधी उपायों से संबंध रखती है। साख नियंत्रण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है मात्रात्मक साख नियंत्रण और दूसरा है हमारा गुणात्मक साख नियंत्रण। मात्रात्मक साख नियंत्रण, जिसे परिमाणात्मक विधि भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत आती है बैंक दर, नकद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, तरल कोषानुपात में परिवर्तन, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, वैधानिक तरलता अनुपात, नकद तरलता अनुपात। उसी प्रकार गुणात्मक विधि में शामिल है चयनित साख नियंत्रण, विभिन्न ब्याज दरें तथा कटौती दरें, साख की संभावनाएं, प्रचार प्रसार और प्रत्यक्ष कार्यवाही। ये हमारे हैं साख नियंत्रण की विधियां। बहुत सारे उद्देश्यों, विधियों, उपकरणों के बाद भी देखा जाए तो मौद्रिक नीति में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। इन कमियों को ही हम मौद्रिक नीति के सीमाओं के रूप में आकलन करते हैं। इन सीमाओं में पहला है मंदी के समय मौद्रिक नीति का प्रभावी न होना। प्रायः देखने में आता है कि मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति में तो प्रभावी होती है, परंतु मंदी को दूर करने में ये सहायक नहीं होती है। तो मंदी की स्थिति जब अर्थव्यवस्था में लागू होती है उस समय मौद्रिक नीति कारगर साबित नहीं हो पाती। अगला है सही जानकारी न होने पर हानिकारक प्रभाव। मौद्रिक नीति के उपयोग के संदर्भ में सही जानकारी नहीं होने के कारण मौद्रिक नीति अनेक बार सही रूप से संचालित नहीं हो पाती, जो कि उसकी कमियों को प्रदर्शित करती है। अगला है मौद्रिक नीति का प्रभावपूर्ण नहीं होना। मौद्रिक नीति एक अप्रत्यक्ष उपाय है। यदि इसे दृढ़ता के साथ अपनाया जाता है तो आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यदि इसे कोमलतापूर्वक अपनाया जाता है तो आय और मांग के स्तर को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति का प्रभाव पूर्ण अर्थव्यवस्था में सही तरीके से नहीं होता। यदि इसे कठोरतापूर्वक लागू किया जाता है
तो भी अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरीके से सही साबित नहीं होता, और यदि इसमें बहुत ज़्यादा लोचकता ला दी जाती है तो भी सही तरीके से साबित नहीं होता। अर्थात आशय ये निकलता है कि मौद्रिक नीति का संचालन कुछ इस तरीके से किया जाना चाहिए कि न तो उसमें किसी को हानि की स्थिति का सामना करना पड़े और न ही किसी को ऐसी स्थिति का निर्मित हो जिसके द्वारा उनको किसी प्रकार की अवरोध उत्पन्न अर्थव्यवस्था में हो सके। ये थी मौद्रिक नीति की सीमाएं। अब हम चर्चा करेंगे मौद्रिक नीति एवं आर्थिक विकास के संदर्भ में। यह अर्थव्यवस्था में अप्रत्यक्ष वित्तीय अवरोधों से निपटने हेतु पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करेगा। यह भारत के साथ साथ वैश्विक स्तर पर तीव्र गति से बदलते आर्थिक परिदृश्यों के प्रति अनुक्रिया करने हेतु अर्थव्यवस्था को और अधिक गतिशील और तीव्र बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक साबित होता है। मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना है, बचतों को प्रोत्साहन देना है, बैंकिंग विकास की उपयुक्त नीति अपनाकर समाज को अतिरिक्त आय को बचत के रूप में बैंकों में जमा कर आर्थिक नीति के निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप धन की प्राप्ति करने में सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार मौद्रिक नीति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए, उसके विकास के लिए सरकार के द्वारा निर्मित की गई एक बहुत ही कारगर नीति होती है, जिसका सही रूप से संचालन करके देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हमें बहुत ज़्यादा सहायता की प्राप्ति होती है। थैंक यू।